नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज बात कर लेते हैं, एक ऐसा टॉपिक है जिस पे क्लैरिटी मिलती ही नहीं है कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जा सकता है, कब किसी उत्तर को अच्छा माना जाएगा। क्योंकि MCQs टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें तो आपको डायरेक्ट आंसर टिक करके आना होता है, राइट। अभी अगर आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फिर ये डाउट आना लाजमी है कि कोई उत्तर जो आप लिख के आएंगे वो अच्छा कब माना जाएगा, या फिर एक साधारण उत्तर और एक अच्छे उत्तर में क्या फ़र्क है ना, जिससे एग्जामिनर पर अलग प्रभाव पड़े। तो आज आपको इस पे मैं पूरी क्लैरिटी दे दूंगी और बता दूंगी कि सबसे सही और सटीक तरीका क्या हो सकता है। वैसे तो ये कहना कि सबसे सही और सटीक तरीका मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन फिर भी क्या इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं वो मैं आपको अपनी तरफ से बताऊंगी और आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी इस टॉपिक पे आ जाएगी। फिर चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उत्तर की संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी आंसर का, है ना। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात आप ये समझिए कि जब आप उत्तर लिख के आते हैं तो आपको क्या अभी तक ये बात पता थी कि उसमें डिवीज़न होता है। जैसे कि कोई एक आंसर आपने लिखा, उसमें 3 पोर्शन होते हैं। सबसे ज़रूरी बात, ठीक है, कौन कौन से अभी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको इससे पहले ये बात नहीं पता थी तो आज आप जान के खुद हैरान हो जाएंगे कि अभी तक आप अगर निष्कर्ष लिख के नहीं आ रहे थे या फिर भूमिका लिख के नहीं आ रहे थे तो आपके मार्क्स इसीलिए कट रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहला जो पोर्शन होता है ये वाला, ये होता है भूमिका का, या फिर इसको कह लीजिए आप प्रस्तावना, ठीक है। तो ये पहला पोर्शन भूमिका का होता है और अंतिम वाला जो पोर्शन होता है वो होता है कंक्लूजन, या फिर हिंदी में इसको निष्कर्ष कहेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे बीच वाला पोर्शन फिर किस चीज़ का हुआ। बीच वाला मेन पोर्शन होता है, मेन बॉडी होती है। इसमें आपको अपने उत्तर को जो है विस्तार देना होता है। अभी मैं आपको इसको अच्छे से बता रही हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसके बाद इसको एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आ जाइए, अभी मैं आपको इसको अच्छे से बताती हूँ। तो मैंने आपको बताया, थोड़ा सा राइटिंग मैनेज कर लेना आप, ठीक है। तो ये जो भूमिका वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो है कितने % मार्क्स कैरी करता है, अब आप ये सुनिए, ये 25% मार्क्स कैरी करता है। अगर आप इसको अभी तक नहीं लिख रहे थे तो आपको पता चल रहा होगा कि आपको मार्क्स क्यों नहीं अच्छे मिल रहे थे। निष्कर्ष या फिर कंक्लूजन वाला जो पोर्शन होता है वो भी आपके 25% मार्क्स कैरी करता है। अभी मैं आपको डिवाइड करके दिखा दूंगी कि मार्क्स कैसे मिलते हैं किस पोर्शन के लिए। अब जो मेन बॉडी है ये आपके 50% मार्क्स कैरी करता है। अब आपको तीनों ही पोर्शंस की महत्ता पता चल रही होगी कि आपको किसको किस तरह से कितने बेहतर ढंग से लिखना है। अभी मैं हालांकि आपको अच्छे से बता दूंगी। अब उदाहरण के लिए समझिए, आपका कोई प्रश्न जो है वो 12 अंक का है, ठीक है। तो इसमें 6 अंक जो हैं वो आपके मेन बॉडी यानी कि जो बीच वाला पोर्शन है, जहाँ पर आप अपने उत्तर को विस्तार देते हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 अंक उधर चले जाते हैं, आधा, है ना। और उसके बाद बचे हुए 6 अंक जो हैं उनमें से 3 अंक जो हैं वो आपको मिलते हैं भूमिका के लिए, और 3 अंक जो हैं वो आपको मिलते हैं किसके लिए, निष्कर्ष के लिए। अब आप समझ गए ना। तो इस तरह से डिवीज़न होता है किसी भी उत्तर का, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। आगे अभी तक अगर आप ये गलतियां कर रहे थे, अगर नहीं कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये गलतियां आप कर रहे थे तो इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए। ये स्ट्रक्चर रहता है सबसे सटीक स्ट्रक्चर, सबसे सही स्ट्रक्चर यही है। अपने दिमाग में आप इसको बिठा लीजिए और आगे से अपने समय को इस तरह से मैनेज करके चलना कि आप का निष्कर्ष जो है, क्योंकि अक्सर हम निष्कर्ष मिस कर देते हैं, तो वो चीज़ आपको मिस नहीं करनी, क्योंकि अगर आप निष्कर्ष मिस करेंगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देना मिस कर देगा। अब आ जाते हैं एक एक पोर्शन पे अच्छे से बात कर लेते हैं। सबसे पहले है ये प्रस्तावना या फिर इंट्रोडक्शन पे, या फिर इसको आप भूमिका भी कह सकते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले तो जैसे कोई भी प्रश्न पूछा गया है, मान लीजिए कबीरदास जी से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, या फिर दूसरा उदाहरण दूं तो हिंदी साहित्य की जो इतिहास लेखन की परंपरा रही है उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया, तो आपका शुरुआत यानी कि उत्तर को शुरू करने का तरीका क्या होगा। इसके कई तरीके हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं। लेखक, कवि का नाम और रचना का संदर्भ स्पष्ट करें, अगर किसी रचना से संबंधित प्रश्न पूछा गया है,
ठीक है। दूसरी बात, विषय वस्तु का परिचय 4 से 5 प्रभावशाली पंक्तियों में दें। ज़्यादा बड़ी प्रस्तावना आपको नहीं लिखनी है, ठीक है, कि आप आला लिखते ही चले जा रहे हैं, तो वो काम नहीं करना है। आपको आला जो है या फिर विस्तार कहाँ पे देना है, बीच वाले भाग में देना है। प्रस्तावना कोई विस्तार देने की जगह नहीं है। इसके बाद में भूमिका ऐसी हो जो परीक्षक को आगे पढ़ने पर मजबूर करे। जाहिर सी बात है, अगर आप एक ही बिंदु को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। फिर ये लगता है एग्जामिनर को कि बच्चे ने जो लिखा है उसने घुमा फिरा के भाई गाना बना के लिख दिया है, उसकी नॉलेज इस टॉपिक पे अच्छे से नहीं है। अब आइए, फॉर एग्जांपल कबीर से संबंधित, कबीरदास जी से संबंधित या फिर उनकी सामाजिक चेतना से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया है, तो सबसे पहले तो आप कबीरदास जी का समय काल बताएंगे कि इनका जन्म कब कहाँ हुआ था, और उसके बाद में आप बताएंगे कि ये किस काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है। अच्छे से आप इसको डिवीज़न करके बता देंगे। उसके बाद बता देंगे कि इनकी रचना का नाम क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें आप बता देंगे। उसके बाद में जो मुख्य पोर्शन है उसमें आप बिंदुवार तरीके से, मेन बॉडी जो है ना, उसमें आप हेडिंग डाल के अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। उस पर अभी मैं आऊँगी अच्छे से। उसके बाद में तीसरा पोर्शन आ जाएगा, आप आलोचकों के मत जो कबीरदास जी से संबंधित हैं, अगर वो आपके प्रश्न से मेल खा रहे हैं वो बताएंगे, ठीक है। ज़रूरी हो जाता है, ये थोड़ा सा अलग तरीका है और ये अच्छा इंप्रेशन डालेगा निश्चित तौर से एग्जामिनर पे। उसके बाद में अंत में कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन में जो ऊपर आपने बात की उसको बहुत ही प्रभावी शब्दों में, बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हो, क्योंकि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो आपसे इतना एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके जो शब्द हैं वो साहित्यिक हों, आम बोलचाल के शब्द ना होके थोड़े अच्छे लगे पढ़ने में, ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करें तो निश्चित ही आपके अच्छे अंक आएंगे। तो इस तरह से आप 5-6 लाइन में अपना कंक्लूजन लिख के उत्तर को वाइंड अप करेंगे। तो ये तरीका होता है अच्छे उत्तर लेखन का। अब आ जाते हैं मेन बॉडी पे, है ना, जो बीच वाला भाग है, जो 50% अंक कैरी करता है। जाहिर सी बात है, इस पे आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात, इसमें आप हेडिंग ज़रूर डालें, ठीक है। दूसरी बात, आप इसमें कोटेशंस, जैसे कि अभी मैंने कबीरदास जी का उदाहरण ऊपर लिया था, कबीरदास जी की सामाजिक चेतना से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपको हेडिंग डाल के चीज़ें बतानी होंगी और बीच में उद्धरण भी देने होंगे, है ना। तो उद्धरण देते हुए आपको, मतलब जो कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं किसी भी विशेषता से संबंधित, वो आपको बतानी होंगी। जैसे मान लीजिए किस तरह से इन्होंने धार्मिक कर्म कांडों का पर्दाफाश किया है, फिर चाहे वो मुस्लिम धर्म हो या फिर हिंदू धर्म हो, है ना। आपको उदाहरण तो पता ही होंगे। मैं यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें बता के वीडियो को लंबा करना नहीं चाह रही हूँ, बाकी आप समझ तो रहे ही होंगे, है ना। और तीसरी चीज़, आपको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन क्या करना है, आइए, अंडरलाइन करना है मुख्य बिंदुओं को, है ना। जैसे कि आपने अपना उत्तर लिख लिया, ये अंडरलाइन करने वाला काम आपको अंत में करना है, क्योंकि अगर समय बचे, वैसे तो समय आपको इतना बचा के चलना है, इतना मार्जिन लेके चलना है कि आपके पास में अंत में इतना समय बचे जिसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर लें, है ना। तो अंडरलाइन करना है जो मुख्य चीज़ें होती हैं। यहाँ पे अब देखिए क्या लिखा है, मुख्य विचारों को उपशीर्षकों यानी कि हेडिंग्स में बांटें, ठीक है। ये मैंने ऊपर आपको बताया। हर पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ें। लाइन छोड़ने से यहाँ पर क्या तात्पर्य है, फॉर एग्जांपल आपका ये पेज है, ठीक है, इसमें आपने यहाँ पे एक लिख दिया, यहाँ पे एक लाइन लिख दी, इसके बाद में समझ लीजिए यहाँ पे आपका पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। तो अगला जो पैराग्राफ आप शुरू करेंगे वो यहाँ से शुरू न करके आपको कहाँ से शुरू करना है, आपको थोड़ी सी जगह छोड़ के, देखिए इतना स्पेस छोड़ा गया है ना, तो इतनी जगह छोड़ के आपको अपना पैराग्राफ शुरू करना है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है चीज़ों को, ये अच्छा प्रभाव डालती हैं एग्जामिनर पे। ये छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, ऐसे ही आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे और निश्चित होंगे, है ना। इसके बाद आगे आ जाते हैं। आगे, हाँ, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो आपको अपनी भाषा और बर्तनी पे विशेष ध्यान देना है। भाषा साहित्यिक भाषा होनी चाहिए, साहित्यिक हिंदी का प्रयोग आपको करना है। और दूसरी बात, बर्तनी यानी कि गलतियों को अवॉइड करना है। गलतियाँ ना हो तो अच्छा है। वैसे तो लिखते वक्त जब हम फ्लो में लिखते हैं और समय भी हमें बचाना होता है तो गलतियां होना लाजमी है, लेकिन अगर बाद में आप समय बचा के एक बारी पूरे प्रश्न पत्र से गो थ्रू कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपनी त्रुटियों को सुधार लेते हैं। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना। इसके बाद आगे आइए, इस पे ऊपर बात मैंने कर ही ली है कि आपको उद्धरण या फिर सूक्तियाँ या फिर पंक्तियाँ जो हैं वो कोट करके आनी है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण भी दे दिया गया है, ऐसे ही आपको जो आपके
प्रश्न से मेल खाती हैं, है ना, रिलेवेंट हैं, उनको आपको इस तरह से कोट करना है और उनको अंडरलाइन भी कर देना है। और अंडरलाइन नहीं करेंगे तो एक काम आप कर सकते हैं कि जैसे आप अपना उत्तर जो है वो नीले पेन से लिखेंगे, ब्लू पेन से लिखेंगे, तो जो कोटेशंस हैं वो आप ब्लैक पेन से लिखते हैं, है ना, तो इस तरह से वो अलग से खुद उभर के आ जाती हैं, तो उनको अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद आगे आइए, ये भी मैंने ऊपर बता ही दिया है कि मुख्य शब्दों और कीवर्ड्स को रेखांकित या फिर अंडरलाइन करें। पेज के दोनों ओर उचित मार्जिन छोड़ें, हाशिया वो आपको बनाना ही होता है, ये भी अपने उत्तर को अच्छे से प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। इसके बाद में काट छाट, यदि गलती हो तो सिर्फ एक लाइन से काटें। भाई होता है ना, कुछ लोग जैसे कोई लाइन गलत लिख गई तो उसको इस तरह से पूरा घिसट के रख देंगे, तो वो काम नहीं करना। अगर गलती हो, पहली बात तो गलती को अवॉइड करें, गलती से बचें, क्योंकि अब आप इस स्तर पे आ गए हैं, बच्चे तो रह नहीं गए, स्कूलिंग तो कर नहीं रहे हैं, तो आप गलतियों से पहली बात तो बचना है। लेकिन फिर भी हम ह्यूमन हैं तो गलतियां हमसे हो जाती हैं, तो आपको इस तरह से सिंगल लाइन मार के कट करना है, ना कि इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखें। इसके बाद मेन बॉडी पे बात कर ली, प्रस्तावना पे बात कर ली, अब आ जाइए अंतिम पोर्शन जो है सटीक निष्कर्ष, कंक्लूजन, ठीक है। इसमें क्या है, अंत में पूरे उत्तर का 3-4 पंक्तियों में सारांश अवश्य लिखिए। आपके उत्तर को पूर्णता प्रदान करता है और अच्छे मार्क्स सुनिश्चित करवाता है। इस पे भी ऊपर मैंने चर्चा करी ली थी। और कंक्लूजन वैसे भी आपको छोटा रखना है और प्रस्तावना भी आपको छोटी रखनी है, क्योंकि कंक्लूजन और प्रस्तावना जो है वो आपके उत्तर के 25% मार्क्स कैरी करता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद मैंने बताया ही था, कंक्लूजन से पहले अगर मेल खाते हैं तो, और आपको याद है तो, आलोचकों की कुछ पंक्तियाँ भी आप कोट कर सकते हैं, वो अलग प्रभाव डालता है एग्जामिनर पे। इसके बाद आ जाइए, अब बात करूं कि साधारण उत्तर और बेहतरीन उत्तर में क्या फ़र्क होता है। ऊपर मैंने बात की थी ना कि आप अपने उत्तर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इस पे अब बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, प्रारूप, जैसे आपने केवल पैराग्राफ लिखा तो वो साधारण की कैटेगरी में आएगा। वहीं अगर आपने हेडिंग्स डाल के पैराग्राफ को चेंज कर करके अपने बिंदुओं को रखा है तो वो अलग इम्पैक्ट डालेगा। इसके बाद में एक तरफ आपने अंडरलाइन नहीं किया मुख्य बिंदुओं को, दूसरी तरफ आपने मुख्य बिंदुओं को अंडरलाइन रेखांकित किया है, ठीक है, ये बेहतरीन उत्तर की श्रेणी में आएगा। इसके बाद में कोटेशंस आपने नहीं डाली, ये सबसे बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं, और इसके पीछे रीज़न वो ये देते हैं कि हमें तो पंक्तियाँ याद ही नहीं होती हैं। अब पंक्तियाँ याद ही नहीं होती, फिर आप अच्छे अंक प्राप्त करने की उम्मीद कैसे रख सकते हैं, बताइए। अगर आप खुद की तरफ से कुछ मेहनत नहीं डालेंगे अपने उत्तर में, तो जाहिर सी बात है आप अंक मिस कर जाएंगे, आपको वो मार्क्स नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए थे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 2-3 काव्य पंक्तियाँ जो आसान है, क्योंकि बहुत सारी प्रचलित काव्य पंक्तियाँ आप बार बार याद करेंगे, नहीं याद होती हैं, लिख कर याद करिए, क्यों नहीं याद होंगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये कोटेशंस वाला जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको कभी मिस नहीं करना है। तो यही सारी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। आपको क्लैरिटी ज़रूर आई होगी, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इतनी मैं उम्मीद अब आपसे कर सकती हूँ कि अब आप आगे से अपना उत्तर अच्छा लिख के आएंगे। जो जो चीज़ें मैंने बताई, अगर आप उनको ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर से आपका उत्तर जो है वो अच्छा बन जाएगा। आपका उत्तर अब साधारण की श्रेणी में नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और यहीं पर बातें ख़त्म करती हूँ। ये कुछ चीज़ें एडिशनली लिखी हुई हैं, ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ पे आप ये चीज़ें पढ़ लेना। और किसी विषय में कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, और अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।